हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DSSS के GS का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर 7 मार्च 2022 की शिफ्ट थर्ड से लिया गया है और हमने यूथ पब्लिकेशन बुक से लिया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया गया है पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में होता है, यानी पाइरूवेट कहीं में टूटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके अदर फैक्ट की बात की जाए। अदर फैक्ट में दिया है पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जब पाइरूवेट टूटता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल, तीसरा ऊर्जा। तीन चीज़ें में प्राप्त होती है और यह अभिक्रिया वायवीय शोषण के अंतर्गत होती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कई के अंतर्गत होती है, वायवीय शोषण के अंतर्गत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला क्या है, कमेचा एक प्रकार का तारवाद है। कमेचा क्या है, एक प्रकार का तारवाद है। दूसरा कथन क्या है, तबला एक प्रकार का तालवाद है। ये तारवाद है, ये तालवाद है। तो इसका आंसर की बात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही कथन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है कमाइचा या कमेचा इस्पात, चरमपत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बाल से निर्मित एक तारवाद्य यंत्र है। कितने सामानों से निर्मित है, इस्पात, चरमपत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बाल से। यह राजस्थान में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पाया जाता है, कमेचा राजस्थान में। एक समुदायवाद यंत्र है, यह पश्चिम राजस्थान के मांगणियार, इस समुदाय का नाम क्या है, मांगणियार, उनके द्वारा मुख्य रूप से उनके गायन के साथ एक लोकप्रिय संगीत के रूप में उपयोग किया जाता है। तबला, अब तबले की बात करते हैं, जो सेकंड कथन में दिया गया था। तबला लकड़ी, धातु, पीतल, कपड़े आदि से बना एक तालवाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारत के कई स्थानों में पाए जाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, ये करंट से रिलेटेड है, इसको स्किप करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बनाया गया है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नवगाम के पास नर्मदा नदी पर, कहाँ, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर, एक गुरुत्वीय बांध है। इस बांध से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी 4 राज्यों को इससे फ़ायदा होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर, पहाड़ी का क्या नाम है, अमरकंटक की पहाड़ी, और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती हुई, यानी सबसे ऊपर है विंध्य उत्तर की तरफ और दक्षिण में है सतपुड़ा पहाड़ी, और इसके बीच में बहती है नर्मदा नदी। ये बीच में नर्मदा नदी बहती है, इस ऐसे पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है फ्रेंड, इस तरफ है पूर्व और इस तरफ है पश्चिम। तो यहाँ से बहती अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पर, जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। वहाँ पे कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार। ठीक है फ्रेंड, और इसकी सहायक नदी की बात कीजिए, ओरसंग, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है ओरसंग। किस नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कथन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। फिर दूसरा कथन क्या दिया है, दूसरा कथन दिया है 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कब, 1687 में। किसने, औरंगजेब ने। किसे मिलाया, गोलकुंडा को। तो इसके आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही कथन सही है, दोनों कथन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या है? हम्पी भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है, बहुत ही पुराना गांव है हम्पी। हम्पी का नाम स्थानीय देवी, जो वहाँ की स्थानीय देवी थी, पंपा देवी से लिया गया है। हम्पी का नाम पंपा देवी जो देवी थी उससे लिया गया है। हम्पी 1336 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एक गांव होने के बावजूद भी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर से तात्पर्य जीत के नगर से है। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को पराजित कर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में लिया था। अतः इस कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी से रिलेटेड। इसमें दिया गया है अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। तो सभी को मालूम होगा अवनी लेखरा कहीं से संबंधित है, शूटिंग से। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व ईवी दिवस। ईवी की फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो विश्व ईवी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 सितंबर को। विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि विश्व ईवी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को इमोबिलिटी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किसको चिन्हित करने के लिए? इमोबिलिटी को। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में शिक्षित करना है, यानी जागरूक करना है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में। इसके लिए विश्व भर में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं हर साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कथन से रिलेटेड है। MSF दर और रिवर्स रेपो दर भारित औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। और नेक्स्ट कथन क्या दिया है? नेक्स्ट कथन दिया है खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीद बिक्री, टिकाऊ चल निधि डालने, अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल है। इसके आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF दर बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आपात स्थिति ऋण यानी इमरजेंसी में जो ऋण लिया जाता है उसको बोलते हैं आपात स्थिति ऋण देने की खिड़की है। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से लिया ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, जिसे रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ये दोनों दरें भारित औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। खुला बाजार परिचालन मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अल्पावधि कोषागारों और अन्य संपत्तियों की खुली बाजार खरीद और बिक्री है। प्रतिभूतियाँ खरीदने से अर्थव्यवस्था में धन आता है, जिससे ऋण अधिक सुलभ हो जाते हैं और ब्याज दरें कम हो जाती है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय यानी ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई, जो कि किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। यह क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने 1909 में, कब 1909 में, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में, यानी इसका पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना की थी तथा 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम आज जानते हैं, 1989 में इसका नाम रखा गया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 106 सदस्य देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन से रिलेटेड है। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीज, यानी जिन फलों के बीज जो है ढके होते हैं, आवरण में होते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, बात सच है इसकी, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। दूसरा कथन में क्या कहा है, ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है।
तो उसके अगर हम आंसर की बात की जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे वे पुष्पीय पौधे हैं, यानी जिन पर फूल आता है वे पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, फलों के अंदर जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। ये मर्तोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय का वनस्पति जगत का एम्फीबियन उभयचर कहते हैं। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों पर उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इनके निष्कासन के लिए जल आवश्यक है, यानी इनको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। अतः कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1539 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 में गंगा एवं कर्मनाशा नदी के संगम पर, यानी जहाँ गंगा और कर्मनाशा नदी का मिलन होता है वहाँ पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं का मध्य हुआ। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, हुमायूं की हार हुई तथा गंगा नदी में कूद गया, जिससे उसकी जान एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई। भिश्ती का क्या नाम था? निजाम। शेर खां विजयी रहा तथा शेर शाह की उपाधि धारण की। किस युद्ध के बाद की? चौसा युद्ध के बाद। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी चलाए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत से रिलेटेड है। क्या दिया है? किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? सभी को मालूम होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1922 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को तो आरंभ किया। इस आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने भी उनका साथ दिया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई तथा 6 माह में ही ₹1 करोड़, उस टाइम में 1920 की बात हो रही है, 1 करोड़ रुपये 6 महीने के अंदर एकत्रित हो गए। 4 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में, चोरा चोरी कांड तो हुआ 4 फरवरी को, लेकिन उसके 8 दिन बाद यानी 12 फरवरी को गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक हुई और इसमें जो है इसको रद्द कर दिया, यानी स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है साइंस से रिलेटेड एंड केमिस्ट्री से। क्या दिया है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का कहीं से प्रतीक क्या होता है? Ca। इसका परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक ने, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैल्शियम यानी Ca एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का धातु है, यानी कैल्शियम के एक तरह की धातु है जो आवर्त सारणी उसके सेकंड मुख्य समूह का धातु तत्व है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40.08 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। सन 1808 में इसकी खोज किसने की थी? सर हम्फ्री डेवी का नाम था, सर हम्फ्री डेवी। इन्होंने इसे कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज है, यानी जो चूना पत्थर है उससे निकाला जाता है कैल्शियम। साधारण ताप पर यह वायु के ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से क्रिया करता है, परंतु उच्च ताप पर तीव्र विक्रिया द्वारा चमक के साथ जलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यानी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्रिया करता है, लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये चमक के साथ जलता है और कैल्शियम ऑक्साइड CO बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दल बदल से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसको 52वें संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कौन से संविधान संशोधन से? 52वें। कब क्या? 1985 द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल के आधार पर क्या होता है?
दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निश्चय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। अनुसूची के बारे में देखते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। और भाषाई के बारे में है आठवीं अनुसूची। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी को मालूम होगा, असम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है। सत्रिया नृत्य असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विकास असम के सत्राव अथवा मठों में 16वीं ईस्वी के पश्चात हुआ। यह शास्त्रीय नृत्य कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित, हाथ के इशारों की विकसित भाषा, कदमों के प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शनों की फहरिस्त यानी लिस्ट पर आधारित है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने नृत्य है? कुल 8। देख लेते हैं इनको भी एक बार। तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुरी का मणिपुरी, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, असम का सत्रिया और उड़ीसा का ओडिसी। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन से रिलेटेड है। पहला कथन क्या दिया है? भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। दूसरा कथन है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ कथन। तो दोनों ही कथन क्या है इसके? सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से स्पर्श करती है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। इसमें भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। यह भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं से बनी है? चूना पत्थर से बने द्वीपों की राम सेतु नामक एक श्रृंखला है, यानी एक सीरीज है। अतः कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GATT की स्थापना कब हुई थी? GATT की स्थापना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1948 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? GATT यानी जी इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में तो इसके साइन हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है, यानी विश्व के देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। GATT 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1948 से। GATT का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के व्यापारिक क्षेत्र से पक्षपात हटाकर सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान करना, वास्तविक आय वृद्धि तथा वस्तुओं के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाना। GATT का उरुग्वे दौर सितंबर 1986 में हुआ यानी उरुग्वे में दौरा हुआ 1986 में, तथा 8 साल पश्चात यानी 1994 में 1986 8 साल बाद 1994 में इसे समाप्त कर इसके स्थान पर WTO, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई कभी 15 अप्रैल 1994 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड। क्या दिया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 44। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अदर अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल 48 का इससे रिलेटेड है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। और आर्टिकल 48A यानी 48 के
पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। और आर्टिकल 49 का इससे संबंधित है स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करना। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कथन से रिलेटेड है, रबी फसल नहीं है, इनमें से बताएं रबी फसल नहीं है, जौ नहीं है या फिर ज्वार नहीं है। तो इसका अगर हम आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्वार रबी फसल नहीं है। ज्वार कैसी फसल है? ज्वार खरीफ ऋतु की फसल है, रबी फसल नहीं है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न फसलें आती है। किसके अंतर्गत? खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी? धान यानी चावल, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, रागी। रबी की फसल की बात की जाए, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोए जाते हैं तब मार्च अप्रैल तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें हैं, यानी ये सर्दी के मौसम की फसलें हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू। और जायद की फसलों की बात की जाए, जायद की फसलों को सामान्यतः रबी और खरीफ के मध्यवर्ती यानी रबी के और खरीफ के बीच में बोया जाता है। यह ग्रीष्म काल की फसलें है, यानी गर्मी के टाइम की फसलें हैं। इनके अंतर्गत निम्न फसलें आती है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा। देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। डे से रिलेटेड है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है भारत में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 अगस्त को। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त के छोटे उद्योगों को उनके समग्र विकास, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी क्षमता एवं प्राप्त अवसरों को समर्थन एवं बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अदर फैक्ट की बात की जाए, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस? विश्व मितव्ययिता दिवस। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।